नमस्कार, जनता का आईना में फिर एक बार आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड की। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में वहाँ पर पूरी तरह से मुसलमानों का विस्थापन हो रहा है और वहाँ उनके दुकानों पर हमले किए जा रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टी पर हमला किया जा रहा है और उनको पोस्टर लगाकर सीधा-सीधा उनको थ्रेट दिया गया है। उनको इस तरह से कह दिया गया है कि आपको ये उत्तरकाशी छोड़कर जाना होगा। और उस तरह की बहुत सारी खबरें आ रही हैं कि वहाँ पर कई लोग दुकानदारों के दुकानों पर हमले किए गए, कई दुकानदार अपनी दुकान बंद करके चले गए, कईयों ने तो खोला ही नहीं दुकानें और जो खुली थी उन पर भी हमले किए गए हैं और उनको सीधी-सीधी तरह से धमका दिया गया है कि अगर 15 तारीख तक उन्होंने अपनी दुकानें नहीं खाली की, तो उसका अंजाम ठीक नहीं होगा। तो ये पूरा जो जिस तरह का माहौल है और पूरी खुलेआम उनके नेता बीजेपी के नेता और अलग-अलग नेता जो उन्होंने कहा कि देवभूमि बचाओ समिति है, ऐसा कहते हुए भी तो ये देवभूमि उत्तराखंड को माना जाता है और उस देवभूमि में मुसलमान नहीं रहेगा, ऐसा उनका कहना है। तो और उस पर ये बात किया जा रहा है कि लव जिहाद किया जा रहा है मुसलमानों के प्रति। तो जो घटना बताई जा रही है अभी की घटना ये हुई है कि एक 14 साल की जो मीडिया में खबर आई है कि 14 साल की लड़की को बहला-फुसला कर लेके गए थे 2 लड़कों ने, लेकिन उसमें एक लड़का हिंदू था, एक लड़का मुसलमान था। तो जब 2 लड़कों ने वो लेके गए, तो उसके बाद अभी जहाँ तक बात की जा रही है, सिर्फ़ मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है और जबकि दूसरा लड़का तो हिंदू ही था। तो इससे ये सिद्ध होता है कि जानबूझकर कोई बहाना ढूँढा जा रहा था कि जिससे कि मुसलमानों पर हमला किया जाए, उनको डरा-धमकाया जाए और इसका चुनाव से भी कनेक्शन होगा क्योंकि पूरे देश में इस तरह के छोटे-छोटे घटनाएँ महाराष्ट्र में भी बहुत की गई और जगह पर भी हो रही हैं। तो ये इस तरह का जो पूरा माहौल चल रहा है, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ इस पर एक्सपर्ट हमारे जो हैं, राम पुनियानी जी वो हैं जो इन्होंने पूरा अभ्यास किया है इस विषय में और वो हमेशा इस पर अपनी बात रखते हैं। तो राम पुनियानी जी इस पे ये जो हो रहा है उत्तराखंड में, तो उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, पहली प्रतिक्रिया? जी, धन्यवाद शकील। वैसे तो आपने बिल्कुल सही तरीके से बताया कि ये जो लड़की के अपहरण का मामला है, उसको लव जिहाद के रूप में बताया जा रहा है। जबकि आपने बिल्कुल सही बताया कि अपहरण करने वालों में एक हिंदू लड़का था, एक मुसलमान लड़का था। और वैसे इसके बैकग्राउंड में देखा जाए तो हालात काफ़ी ख़राब हैं। 2021 में हरिद्वार में धर्म संसद हुई थी और उस समय उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ, अल्पसंख्यकों के खिलाफ बहुत नफ़रती भाषण दिए थे। और उसके बाद ये जो देवभूमि नाम का ये संगठन निकला है, देवभूमि रक्षा समिति। इन्होंने लगातार लव जिहाद, लैंड जिहाद, व्यापार जिहाद ये कह के मुसलमान व्यापारियों को और मुसलमानों को टारगेट किया है। वैसे पुरोला एक छोटा गाँव है, वहाँ मुस्लिम आबादी बहुत ज़्यादा नहीं है। पर जितने लोग हैं उनको वहाँ से खाली कराने के लिए ये महापंचायत 15 तारीख को आयोजित की जा रही है। और इसको मैं एक आइसोलेटेड अलग तरीके से नहीं देखना चाहता। ये वो पूरी प्रक्रिया का भाग है जो उस क्षेत्र में चल रही है। क्योंकि आप देखेंगे वहाँ के मुख्यमंत्री वो भारतीय जनता पार्टी के हैं और वो अभी मुसलमानों को सुरक्षा प्रदान करने के बदले केवल शांति की अपील कर रहे हैं। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें निश्चित रूप से संदेश दिया है कि जो भी नफ़रती भाषण, हेट स्पीच हो, वो मामले में पुलिस सुओ मोटो खुद करके संज्ञान ले सकती है और हेट स्पीच करने वालों को वो उसको इनकरेज कर सकती है, उनके खिलाफ मुकदमे कर सकती है। और उसके उलट हो या रहा है, ये हो रहा है कि वहाँ क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो इस प्रकार की कार्रवाई करने में पुलिस संकोच कर रही है या पुलिस का जो भी कारण हो। और जो हेट स्पीच करने वाले हैं, उनको पता है कि सरकार उन पे एक्शन नहीं लेगी, तो वो खुलेआम हेट स्पीच करके नफ़रत का माहौल बना के अभी ये इस लड़की के अपहरण का मामला हुआ है। लव जिहाद को एक बहुत बड़ी हवा दी जा रही है, जबकि हम सब जानते हैं, अगर गहराई से अध्ययन किया जाए, तो लव जिहाद का कोई मामला आज तक नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन पे नहीं आया है।
और इसका जो डेटा है वो कोई ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कैटेगरी भी नहीं है कि जिसको कहा जाए कि इस प्रकार की घटना हो रही है। इस पे इन्वेस्टिगेशन भी हुआ था केरल में, सबसे पहले जहाँ इस बात को लाया गया था। वहाँ भी इस बात को बताया गया कि इस प्रकार की घटना कुछ नहीं है। एक खुले समाज में हिंदू मुसलमान इनके बीच में प्रेम संबंध होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अंतरजातीय अंतरधार्मिक दोस्ती, विवाह, शादी, इसमें कोई समस्या नहीं होना चाहिए। ये तो हमारे देश की मजबूती की निशानी होना चाहिए। पर ये जो देवभूमि रक्षा समिति है, इसने और भी नारा दिया है, और वो नारा ऐसा है कि देवभूमि को हम केवल हिंदू ही यहाँ रहेंगे, केवल हम यहाँ हिंदू ही रहेंगे। उन्होंने तो क्रिसमस सेलिब्रेशन के खिलाफ भी बात की है। उन्होंने ये बात कही है कि अगर क्रिसमस मनाया जाएगा तो हम उन होटल्स के दरवाजे, खिड़कियां, कांच तोड़ देंगे। और इस तरफ से एक और घटना मैं आपको बताना चाहता हूँ। वहाँ मोहम्मद जाहिद नाम का व्यक्ति, ये पुरोला का है, जिसकी रेडीमेड गारमेंट की दुकान है। वो बीजेपी के माइनॉरिटी सेल का अध्यक्ष है। बीजेपी के माइनॉरिटी सेल का अध्यक्ष है। वो खुद भी अपनी दुकान खाली करके जा रहा है, खुद भी अपनी दुकान खाली करके जा रहा है। तो इससे दूसरी बात ये भी सिद्ध होती है कि बीजेपी जो मुसलमानों को अपने साथ कई बार जोड़ने की कोशिश करती है, वो केवल एक दिखावा है, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। तीसरी बात ये दिखती है कि प्रशासन, एक तरफ पुलिस और प्रशासन, निश्चित रूप से अगर हम उनके पास इतनी डेडलाइन है तो महापंचायत को खुद होके रोक सकती है, क्योंकि उनको पता है महापंचायत में नफरती भाषण दिए जाएंगे, उससे माहौल और बिगड़ेगा। और उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने, जैसे आपने बताया कि हाई कोर्ट के पास जाने को कहा, हाई कोर्ट जब जजमेंट देगा तब होगा। पर पहली बात तो है कि हमारे इस प्रकार हमारे देश में इस प्रकार की बातों को करने के लिए कोई जगह नहीं होना चाहिए, कोई जगह नहीं होना चाहिए। पर क्योंकि जहाँ भी भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है तो वहाँ सांप्रदायिक ताकतें बेखौफ, बेडर होकर अपना खेल खेलती हैं। और इसका तीसरा कारण ये भी है कि अभी जब से कर्नाटक के चुनाव के नतीजे आए हैं और देश में अलग-अलग सर्वे बता रहे हैं कि आगे आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की हालत उतनी अच्छी नहीं रहेगी, तब से इन चीज़ों को ज़्यादा हवा दी जा रही है, ताकि ये ध्रुवीकरण हो। ध्रुवीकरण से फिर सांप्रदायिक राजनीति, सांप्रदायिक पार्टी ये सत्ता में आते हैं और उनका दबदबा सरकार पे बना रहता है। तो मैं इसको इसी रूप में देखता हूँ कि जो धर्म संसदें हुई, उसमें भी इसी प्रकार की बात कही गई। और कई लोग जो नफरत की भाषण देते हैं, उनको उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती, न पुलिस की तरफ से, न प्रशासन की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स का वैसे तो उल्लंघन ही हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई जहाँ भी नफरत की भाषा बोली जाए, पुलिस ने खुद होके एक्शन लेना चाहिए। तो मेरे ख्याल से हमारे देश की ये जो परिस्थिति है, इसका एक बहुत खराब मोड़ आ रहा है कि जहाँ हमारे बीच की सैकड़ों सालों की संस्कृति, जिसमें हिंदू मुसलमान मिलकर रहते थे, उसको तोड़ने की एक कोशिश है। और ये कोशिश सांप्रदायिक राजनीति को सूट करती है। इसी माध्यम से वो अपने पावर को मजबूत करते हैं, पावर को बनाए रखते हैं, अपनी शक्ति को, चुनावी शक्ति को मजबूत करते हैं। तो उत्तराखंड के, पहले एक और आपको याद दिला दूँ, उसी क्षेत्र में कैराना नाम की एक जगह है। तो वहाँ एक बीजेपी के एमपी या एमएलए, एमपी थे शायद, उन्होंने कहा कि भाई कैराना को मुसलमानों के डर से वहाँ हिंदू लोग भाग रहे हैं। अब वो भी एक गलत खबर थी। जब इन्वेस्टिगेशन किया तो ऐसी कोई बात नहीं थी। कुछ हिंदू परिवारों ने कैराना को छोड़ा था, और वो भी इसलिए छोड़ा था क्योंकि उनके कुछ आर्थिक कारण थे, उस कारण से छोड़ा था। तो पर हुकुम सिंह जी ने इसको एक धार्मिक मोड़ देने की उस प्रकार से भी कोशिश की थी। तो सवाल ये है कि अभी इस क्षेत्र में सांप्रदायिक राजनीति बहुत आक्रामक तरीके से चल रही है, और ये उसका एक बहुत खतरनाक उदाहरण है कि लड़की को अपहरण करने वाला हिंदू भी है, मुसलमान भी है। हिंदू की बात नहीं, दोनों अपराधी हैं, दोनों को सज़ा मिलनी चाहिए, लड़की की रक्षा करनी चाहिए, वो मुख्य उद्देश्य है। उसमें केवल इसके आधार पे मुसलमानों को टारगेट करना, ये एक नफ़रत की राजनीति का बहुत खतरनाक मोड़ है, जिसका विरोध हम सब ने करना चाहिए। और उसको कोर्ट से ऊपर तो कुछ है नहीं।
पॉलिटिकल पावर क्योंकि जिन हाथों में है वो तो चाहेंगे कि समाज का ध्रुवीकरण और हो। तो ऐसी चीज़ों को रोकने के लिए मेरे ख्याल से सामाजिक संगठनों को, राजनीतिक पार्टियों को भी अपनी आवाज़ उठाना चाहिए। जो राजनीतिक पार्टियां ध्रुवीकरण नहीं चाहती, उनको भी अपनी आवाज़ उठाकर इन चीज़ों को रोकने की बात करना चाहिए। शुक्रिया आपका, आपने सही तरीके से बताया कि किस तरह से कर्नाटक के चुनाव के बाद जो परिस्थिति में ज़्यादा से ज़्यादा और अभी सांप्रदायिक करने की कोशिश की जा रही है, और महाराष्ट्र में भी इसी तरह से हुआ था। तो ये, लेकिन ये जो है, एक तो सरकार अपनी तरफ से जो करती है और जो गलत करने वाले हैं उनको प्रोटेक्शन देती है, लेकिन यहाँ पर देखा गया कि पूरा हुजूम, जो लोग, आम लोग जो है, पूरा हुजूम का हुजूम बड़ी संख्या में इस तरह के प्रोटेस्ट कर रहे थे और खुलेआम इस तरह से कर रहे थे। तो क्या ये पूरा जो समाज है वो पूरा नफरत से भर गया है क्या मुसलमानों से, और उनको सचमुच में ये लगता है कि नहीं, ये मुसलमान जो है हमारे लिए खतरा बन गए हैं और इसलिए इनको भगाना चाहिए? देखिए, ये मुसलमान खतरा बन गए हैं, ऐसा कई लोगों की चेतना में, सोच में बैठाया गया है। सच्चाई तो नहीं है। लोग भी जानते हैं कि उत्तराखंड में भी जिस गांव की हम बात कर रहे हैं, पुरोला, वहाँ 20-25 मुसलमान परिवार हैं। वो किसी प्रकार का खतरा नहीं है। और ये जिसको लव जिहाद कहा जा रहा है, वो कोई लव जिहाद का मामला नहीं है, वो एक अपराध का मामला है। तो सांप्रदायिक ताकतों का एजेंडा यही रहता है कि किसी भी मुद्दे को एक आप धार्मिक मोड़ दे दो, धर्म के नाम का मोड़ दे दो, और उनको पता है कि जहाँ भी इस प्रकार से नफरत फैलाई जाएगी, ध्रुवीकरण, पोलराइजेशन, ये शब्द अगर हम समझ लें, तो ये पोलराइजेशन अलग-अलग मुद्दों पे करवाया जाता है, और पोलराइजेशन के पीछे सांप्रदायिक ताकतों का ही फायदा होता है। वही इनको करते हैं। समाज में उनका आज जो वर्चस्व चुनाव जीतने के कारण ज़्यादा हो गया है, उसके कारण ये चीज़ें समाज में ज़्यादा हो रही हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि मुसलमानों का से खतरा का तो कोई सवाल ही नहीं है। वैसे भी अल्पसंख्यक हैं, वैसे भी दंगों में वो ज़्यादा मारे जाते हैं, और लव जिहाद का केस तो एक खींच तान के बनाया गया, और ये क्लासिक केस है कि जो लव जिहाद है ही नहीं, ये एक यौन अपराध का मामला है, जिसमें हिंदू लड़का, मुसलमान लड़का, दो ही एक एक इसको उदाहरण के रूप में रखा जाना चाहिए कि ऐसे केस को भी कैसे ये लोग लव जिहाद के रूप में बदल देते हैं। और दूसरा देखिए, कैसे नए-नए शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। लैंड जिहाद, व्यापार जिहाद, ये सब शब्द कहाँ से आ रहे हैं? एक बार जिहाद शब्द को उन्होंने बदनाम कर दिया, उसका खैर अलग मतलब होता है। तो उसके नाम पे जैसे, और आपको तो आश्चर्य होगा कि यूपीएससी में 2 साल पहले, यूपीएससी के एग्ज़ाम में 2 साल पहले टॉप कैंडिडेट्स में मुसलमान लड़के-लड़कियाँ थे, तो उसको उन्होंने यूपीएससी जिहाद बोल दिया। कोरोना कोरोना को उन्होंने कोरोना जिहाद बोल दिया। तो ये मेरे ख़्याल से सांप्रदायिक ताकतों की जो ताकत बढ़ रही है, उसका एक द्योतक है। कोई यहाँ मुसलमानों को कोई खतरा नहीं है, आम मुसलमानों का खतरा नहीं है, किसी लोगों का खतरा का सवाल ही नहीं उठता। और ये जो पुरोला गाँव की आप बात कर रहे हैं, ये मुसलमान व्यापारी हैं। अब आप देखिए, किसी को व्यापार करना होगा, तो क्या गलत काम करेगा? तो उसको तो सभी से अच्छे संबंध रखना पड़ता है। तो जब व्यापारी लोगों तक को टारगेट किया जा रहा है, और पुरोला के केस में देखिए, मोहम्मद ज़ाहिद, जो भारतीय जनता पार्टी के माइनॉरिटी सेल के अध्यक्ष हैं, उनको को तक टारगेट किया गया है। तो ये सवाल एक ही बताता है कि हमारे समाज में सांप्रदायिक राजनीति बहुत गहरे से आगे जा रही है, और इसको रोकने की बिल्कुल। ये एक मतलब मैं पूछना चाहता हूँ आपसे एक, कि ये जो पूरे देश में और ख़ास करके ये उत्तराखंड में और उत्तरी राज्यों में ये जो गरीबी है, फिर अनएम्प्लॉयमेंट है, जो कि नौकरी नहीं है लोगों के पास या युवाओं के पास, फिर महंगाई है, और फिर जो सामाजिक रूप से जो पूरी हलचल चल रही है, तो उसमें क्या ये जो पूरा गुस्सा है उसको एक चैनलाइज करके वो सारा कुछ मुसलमानों की वजह से हो रहा है, नौकरी नहीं है तो मुसलमानों की वजह से हो रहा है, या महंगाई है तो मुसलमानों की वजह से हो रहा है, और समाज में अगर उथल पुथल हो रही है तो वो
तो ये एक तरह से जो भी कमज़ोरियाँ हैं या जो भी सरकार की कमी है, उसको उन्होंने युवाओं का जो हताशा है, उसको अपनी तरफ आने की बजाय उन्होंने मुसलमानों पर धकेल दिया ऐसा, क्योंकि बहुत सारे रिपोर्ट में भी श्री कृष्ण रिपोर्ट में आया था कि मुंबई में युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही थी, उनमें जो गुस्सा था तो उसको उन्होंने मुसलमानों आ गए हैं और वो हमारी नौकरियां ले रहे हैं, इसलिए उनका गुस्सा उन्होंने फिर उसको सांप्रदायिक रंग पे भी आगे बढ़ाया जाता। तो ये क्या लगता है आपको? नहीं, ये बात आपकी बिल्कुल सही है, मैं इससे पूरा-पूरा सहमत हूँ कि ख़ास तौर से क्योंकि अभी जिस प्रकार के हालात बढ़ रहे हैं, महँगाई है, बेरोज़गारी है, किसानों की समस्याएँ हैं, तो उनसे ध्यान हटाने का भी इससे मदद होती है। जो सांप्रदायिक राजनीति है, वो इन्हीं चीज़ों का फ़ायदा लेती है और लोगों में जो अंदर असंतोष है, गुस्सा है, उसको एक इस दिशा में डाल देती है जहाँ सरकार अपनी इनएफिशिएंसी से, कर्मण्यता से छुप जाती है और उँगली मुसलमान समाज पर डाल देती है। तो ये लोगों के गुस्से को एक अलग दिशा में मोड़ देते हैं, जबकि ये खुद जो सत्ताधारी वर्ग इसके लिए ज़िम्मेदार है कि लोगों को बराबर से नौकरी मिले, व्यापार बराबर चले, लोगों की महँगाई पे चीज़ों की महँगाई पे नियंत्रण हो, उसके अलावा ये पूरा गुस्सा मुसलमानों पे डायरेक्ट करके ये उनका एक दूसरा भी फ़ायदा है। यानी दोनों चीज़ें मिली-जुली हैं, इसको अलग करके देखा नहीं जा सकता और इसलिए लोगों में असंतोष जो है, उसको एक बहुत गलत दिशा में मोड़कर ये समाज को बाँटने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका इसका अभी क्या रास्ता है? आपने बोला कि विपक्ष को आवाज़ उठाना चाहिए, लोगों को आवाज़ उठाना चाहिए, लेकिन विपक्ष और बड़ी जैसे कि अभी मध्य प्रदेश में देखेंगे तो वो हनुमान हनुमान का इतना 30-30 फीट का गधा जो है, वो हर जगह-जगह पर लगाए गए हैं। बहुत सारे पूजा समारोह और भी धार्मिक कार्यक्रम इतने बड़े पैमाने पर किए जा रहे हैं। तो उसका मतलब एक जो धार्मिक उन्माद है, फिर उसका काउंटर धार्मिक उन्माद दूसरा करना है, उस तरह की राजनीति कैसे लग रही है आपको? ये बड़ा गहरा सवाल आपने किया है कि जो राजनीति, जो पार्टियाँ जिनका मुख्य एजेंडा सांप्रदायिकता नहीं है, उनको भी लगने लग गया है कि भई ये हिंदू-मुस्लिम की राजनीति करेंगे, तो हम बच पाएँगे। यानी समाज का जो राजनीतिक केंद्र है, वो धार्मिकता की तरफ, अंधविश्वास की तरफ उसको मोड़ा जा रहा है और वो सांप्रदायिक ताकतों की सफलता है, जिसके कारण जिन पार्टियों ने इनका विरोध भी करना है, वो या तो चुप रहती हैं या इनकी नकल करने लगती हैं थोड़े पैमाने पे, जिसको कई लोग सॉफ्ट हिंदुत्व बोलते हैं और सॉफ्ट हिंदुत्व का मतलब ये है कि ये हिंदुत्व की राजनीति इतनी पावरफुल होकर समाज को अपनी दिशा में मोड़ रही है कि बाकी लोगों को भी अपना रास्ता छोड़कर लगता है कि भई हम भी यही करेंगे तो इसी आधार पे हम सत्ता पे आ सकते हैं। उसमें एक ही बात मैं कहना चाहूँगा कि जैसे अभी कर्नाटक में इस बात ने सिद्ध कर दिया कि इसी के आधार पे चुनाव जीतना पॉसिबल नहीं है क्योंकि वहाँ भी बीजेपी ने अ, बजरंग दल को बजरंगबली से जोड़ा। कई लोगों को लगा कि भाई कांग्रेस ने गलती कर दी है, पर वो एक कांग्रेस के एक साहस की बात थी कि उन्होंने कहा कि जो भी नफ़रत फैलाएगा, वो पीएफआई हो या बजरंग दल हो, हम उस पे कार्रवाई करेंगे। वो एक बहुत साहसिक और सही न्यायपूर्ण कदम तो यही होता है कि आप धर्म का भेदभाव ना देखो और जो भी गलत काम कर रहा है उसको आप उसके खिलाफ कार्रवाई करो। तो कर्नाटक ने वैसे ये भी हमको रास्ता दिखा दिया है कि अगर राजनीतिक पार्टियां ईमानदारी से सही चीज़ों को करेंगी, तो वो भी सत्ता पे बराबर आ सकती हैं। एक्चुअली वास्तव में उसी रास्ते पर चलकर वो सत्ता पे आ सकती हैं। कर्नाटक ने तो यही हमको बताया। तो पर कई जो लोकल लेवल लीडर्स हैं, उनको इस बात का महसूस नहीं होता, वो शॉर्टकट चाहते हैं, पावर के लिए शॉर्टकट और धर्म का इस्तेमाल ये सत्ता के लिए शॉर्टकट के रूप में इस्तेमाल होता है। तो ये भी एक दुर्भाग्य का विषय है। तो पूरी तौर से तो सवाल यही है कि हमको वापस फिर से संविधान के मूल्यों को याद दिलाना पड़ेगा। केवल अखबारी अखबार पे नहीं पेपर पे नहीं, वास्तविक रूप में हमारी सभ्यता को याद दिलाना पड़ेगा कि गंगा जमनी तहज़ीब है, हिंदू मुसलमानों के मेल-जोल से ही सब बना है। ये चीज़ों को लाकर अ, एक तो भारतीय जनता पार्टी तो कभी इस रास्ते पे आ नहीं सकती क्योंकि उनका जो ट्रेनिंग है वो इसी दिशा में हुआ है
पर बाकी पार्टीज़ के बीच में भी ज़रूरत है इस बात को लाने की कि हम आज़ादी के आंदोलन के मूल्यों पर टिके रहें। हम भारतीय संस्कृति के मेल-जोल के, लोगों को जोड़ने वाले, लोगों से प्यार करने वाले मूल्यों को विस्तृत करें। ये बाकी पार्टीज़ पर हम अपील ज़रूर कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी का मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि उनका पूरा नियंत्रण आरएसएस के हाथ में है। आरएसएस यही ट्रेनिंग बचपन से उनको देता है, तो ये उनके दिमाग में बैठकर उनको ये सच लगने लगता है। तो उन पर कितना असर होगा मुझे नहीं पता, पर जो बॉर्डर लाइन एलिमेंट्स हैं, उन पर काम करने की बहुत ज़रूरत है और वो हम सब लोगों का कर्तव्य है। बिल्कुल, बिल्कुल। और आपने सही कहा कि कर्नाटक ने हमें रास्ता दिखाया है और सभी पॉलिटिकल पार्टियों को भी ये संदेश दिया है कि अगर आप सिर्फ़ आप कानून पर जमे रहेंगे और जो गलत करता है, कानून का उल्लंघन करता है, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और धार्मिक भेदभाव न करेंगे, तो शायद लोगों को भी ये बात सच्ची लगेगी और वो आपका साथ देंगे। तो आपका बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और आगे भी हम बात करते रहेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।